प्रिय दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पर आपके समक्ष कुछ ज्वलंत मुद्दे रखना चाहता हूँ जो जो हमारे युवा हैं उनके क्या कंसर्न हैं या वो देश के प्रति किस तरीके से अपने सुझाव दे रहे हैं, यह सभी को विदित है और इस पर भारतवर्ष को बहुत ज़्यादा गर्व है। और जिस तरीके से हमारे जो युवा आज आगे बढ़ रहे हैं, वो जो नतीजा है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी एक एग्जाम्पल भारत को लीड करते हुए पिछले 7 वर्षों में जो रखी है, उसी की वजह से आज भारतवर्ष में चारों तरफ पॉजिटिविटी और उसी की वजह से ये इतनी प्रोग्रेस हुई है जो शायद 67 ईयर्स में इस गवर्नमेंट से पहले नहीं हुई थी। भारतवर्ष आज एक बहुत ही सुदृढ़ इकोनॉमी बन गया है, एक सक्षम देश बन रहा है, जहाँ पर पूरा जो 7 साल में पूरे विश्व के पटल पर गौरवान्वित हो रहा है। और अभी अभी टोक्यो ओलंपिक में भी हमारे युवाओं ने एक बहुत ही अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो उपलब्धियाँ हैं भारत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उपलब्धियाँ हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से जो स्टेट गवर्नमेंट है और जिस तरीके से भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, वो बहुत ही काफ़ी एक तरीके से हैं जिनको गिनाना एक छोटे से वीडियो में मुश्किल है, लेकिन मैं इसके बारे में बोलता ही रहता हूँ। और दूसरा, मैंने अपनी बुक भी जो है इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग, जो नंबर 1 बेस्ट सेलिंग है अमेजोन पे, इसमें लिख चुका हूँ। और उसके बाद जो है ना, मैं इसमें भी लिख चुका हूँ इंडिया 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035-40, और इनकी सभी रिकमेंडेशंस भी गवर्नमेंट ने मान ली है। यह भी पूरे विश्व को पता है कि भारतवर्ष ने जिस तरीके से जो एक्सट्रीमली पुअर हैं उनको किस तरीके से उनको एक पुअर के स्थान पर लेकर आए हैं, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। और जिस तरीके से जो हमारे पुअर हैं उसको लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में किस तरीके से पुश किया है, शायद ये विश्व में पिछले 5-6 सालों में एक बहुत ही एक मैसिव एक प्रोग्राम रहा है, जहाँ पर करीब 280 to 300 million people have been pushed either from extremely poverty to poor and from poor to lower middle income group। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इनइक्वलिटी पूरे विश्व में बढ़ रही है, भारतवर्ष को भी उसने छुआ है और बहुत ही गंभीर ये मुद्दा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूछा है कि आप ये बताएं कि कौन से ऐसे विषय हैं जिनको वो 15 अगस्त को एड्रेस कर सके, वो बता सकें अपने जनमानस को कि इनको हम काम करेंगे, इसमें काफ़ी काम नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैं आज अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पर उसी की तरफ सुझाव दे रहा हूँ। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के साथ में बीजेपी के नए हेडक्वार्टर में आए थे और उन्होंने जनता को जो मैसेज दिया था वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है जो मेरे दिल को छू गई थी और वो हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती है। उन्होंने कहा था कि इस इलेक्शन से एक बात बहुत ही साफ तरह से उभर के आई है कि इस देश में 2 ही तरीके के लोग रहेंगे, एक तो वो जो गरीबों के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो इस काम करने में जो मदद करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से उनका सेंटेंस था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसी तरफ हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारा जो शासन है, वो उसी तरफ काम कर रहे हैं। लास्ट माइल को एड्रेस किया गया है। सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूसिव प्रोग्राम जो जैम था वो भारतवर्ष में चला। टॉयलेट बनाने का काम,
हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम, 10 करोड़ से ज़्यादा फ्री गैस देने का काम और बिजली के कनेक्शन देने का काम, रोड बनाने का काम, गांव की कनेक्टिविटी का काम, और जिस तरीके से पेंडेमिक में 80 करोड़ लोगों को जो है ना वो फ्री राशन और मनरेगा का जो है ना काफ़ी वो बढ़ा दिया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मुद्रा, अनेक ऐसी स्कीमें जो फाइनेंशियल इंक्लूशन के लिए शुरू की गई हैं। लेकिन अब मैं आता हूँ मेन मुद्दों पर, जहाँ मुझे लगता है और जो युवा जो है ना मेरे समक्ष जो युवा रखता है, जब मैं युवाओं से इंटरेक्शन करता हूँ, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं कि किन मुद्दों पर काफ़ी काम नहीं हुआ है और किन मुद्दों को प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको टच कर सकते हैं और एक मार्गदर्शन दे सकते हैं कि और इन विषय पे किस तरीके से काम होगा। उनमें सबसे पहला मुद्दा है इनइक्वलिटी। देखिए, जो गरीब लोग हैं वो पेंडेमिक की वजह से भी जो लेकिन इनइक्वलिटी की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की वजह से, जब प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है तो उसमें जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हो रहे हैं और गरीब जो है ना वो और गरीब होता जा रहा है। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि वो अमीरों की इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, जो हमारे 12 रिचेस्ट इंडियंस हैं उनकी इनकम बहुत अनप्रेसिडेंटली इवन पेंडेमिक में पड़ गई है, और दूसरी तरफ गरीब के पास में जॉब नहीं रहा है। ये दूसरी बात है कि गरीब को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहुंचाया जा रहा है, गरीब को राशन दिया जा रहा है, लेकिन ये जो खाई जो बहुत ब्रॉड होती जा रही है, जो खाई बढ़ती जा रही है एक गरीब और एक अमीर के, और जो सुपर रिच हैं उनकी इनकम जिस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बढ़ रही है, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसको कैसे एड्रेस करेगी आगामी दिनों में? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा युवाओं ने मेरे समक्ष रखा है और वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। हमें याद करना होगा सर, उन्होंने युवाओं के पास में आंकड़े भी हैं। उन्होंने कहा कि पर कैपिटा इनकम चाहे हमारी कितनी भी इम्प्रूव होगी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम वो ठीक नहीं है, वो इंडिकेशन, क्योंकि इन अमीरों की इनकम बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बढ़ रही है, तो एवरेज ऑन एन एवरेज गरीब की भी ऊपर बढ़ जाती है, लेकिन गरीब की वो पर कैपिटा इनकम नहीं है जो भारतवर्ष की है। एक गरीब को आज भी जो है ना गांव में, और जो अत्यंत गरीब हैं, जो एक्सट्रीमली पॉवर्टी जहाँ पर एग्जिस्ट करती है, उनकी इनकम मुश्किल से 3 से 4 हज़ार रुपये महीना है फैमिली की, एक परिवार की, तो बहुत ही मुश्किल उनका काम चल रहा है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष इस बात को रख रहा हूँ, और ये भी ध्यान रखना है कि भारतवर्ष पर कैपिटा इनकम में आज भी विश्व के पटल पर 122वां नंबर है, हमारा एजुकेशन में 132वां नंबर है, हमारा हेल्थ के बारे में जो है हमारा 135वां नंबर है। तो ये एक बहुत बड़ा अभी हमें कदम लेना है, काफ़ी काम हो रहा है, और इस गवर्नमेंट में काफ़ी जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रूरल डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, और पूरे भारतवर्ष में जो हेल्थ के और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है वो इस तरफ हैं कि इस हम खाई को कैसे बांटें, और जिस तरीके से हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ी छलांग लगाकर 147 से लेकर हम 75 के आसपास आए हैं, तो मेरे ख्याल से हम 2024 तक इन क्षेत्रों में भी इसी तरीके से छलांग मार उसको करेंगे। लेकिन युवा इच्छुक है, आपकी राय जानने के लिए आप उसको एड्रेस करें कि आप किस तरीके से इस ओर बढ़ेंगे। दूसरा मुद्दा आता है जो युवा बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, वो एनपीए के बारे में, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स। आजकल युवा पढ़ा हुआ है, एंड स्पेशली जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। ये डेटा बार बार जो है ना उनके सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे भी है, न्यूज़पेपर में डिस्कशन होता रहता है कि 2008 और मार्च 2014 के बीच में यूपीए गवर्नमेंट ने 33.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों से लोन दिया गया, और ये लोन जैसे ही आपकी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो ये एनपीए 2014-2015 में देखा गया
ये गवर्नमेंट की फिगर में कह रहा हूँ कि वो कहीं पे था 9.25 लाख करोड़ से लेकर 10.5 लाख करोड़। मैं गवर्नमेंट की फिगर लेता हूँ, लेकिन मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ। मैंने बुक भी लिखी है इंडिया 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035-40, और मेरे अनुसार तो ये फिगर जो है ना वो 16 लाख करोड़ तक जाती है। लेकिन यदि मैं गवर्नमेंट का ये आंक डालूँ कि ये 10.5 लाख करोड़ है, तो पिछले 7 सालों में ना तो उस पर बैंक को जो क्रेडिटर्स हैं उनको कोई इंटरेस्ट मिला है, और दूसरी तरफ जो असेट्स हैं वो भी इसी तरीके से पड़े रहे हैं, उससे कोई इनकम नहीं हुई है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है गवर्नमेंट की। तो एक तरीके से ये जो भार है टैक्स पेयर के ऊपर और जो देश के ऊपर जो इसका एनपीए का जो असर पड़ा है, वो मेरे ख्याल से आप किसी के भी समक्ष जो है ना उसको डिस्कशन कर सकते हैं। जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं या फाइनेंस एक्सपर्ट हैं उनसे वो कर सकते हैं। इसका जो बाहर देश के ऊपर पड़ा है वो कम से कम 18 लाख करोड़ का पड़ा है। तो ये अब इसको रिकवरी की बात आती है। पहले डीआरटी था, सरफेसाई एक्ट था, आईबीसी बनाया गया, लेकिन आईबीसी में भी जिस तरीके से स्लो प्रोग्रेस हो रही है उसके खिलाफ जो हैं ये डीआरटी लागू होगा, सरफेसाई लागू होगा, आईबीसी वो फिर कोर्ट में लोग जा रहे हैं, एनसीएलटी में, फिर एनसीएलटी से डिसीजन हुआ तो एनसीएलटी में वो चले जाते हैं। तो इसमें भी जो ये एसेट्स फंस कर रहे हैं, और जिनका रेजोल्यूशन भी हुआ है आईबीसी के तहत, उन रेजोल्यूशन में 96% तक एयर कट है। इसका मतलब एक तरफ मैं फिर यदि गवर्नमेंट की फिगर लेता हूँ तो 5 लाख के करीब जो है ना वो रिजोल्व हो गए हैं, और वो पैसा क्रेडिटर्स के पास में। लेकिन इतना ही पैसा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और रिजर्व बैंक ने जो है ना वो बैंकों को इन्फ्यूज भी कर दिया है, करीब करीब 5 लाख करोड़। तो इसका मतलब ये लॉस टैक्स पेयर का है। और दूसरी तरफ जो युवा का मानना है कि वो देख रहे हैं कि ये जो लोन सैंक्शन हुए थे इसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे। मैं काफ़ी विस्तार से एनपीए के बारे में इस बुक में भी लिख चुका हूँ, और इस बुक में भी लिख चुका हूँ, और लिंक्डइन पे भी मैं लिख चुका हूँ कि ये जो लाखों करोड़ों के जो लॉस जिन्होंने करे हैं, ये एक तरीके से एनपीएस नहीं है, ये इकोनॉमिक फ्रॉड्स हैं। आप देख लीजिए डीएचएफएल के मालिक जो हैं उन्होंने वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। इसी तरीके से आप जो है ना एक और ग्रुप को ले लीजिए जो नोएडा का ग्रुप है, जिसने 14,000 जो है ना जो हाउस इन्वेस्टर हैं उनका पैसा करीब 12 से 13,000 करोड़ रुपए लेके रखा हुआ है। तो क्या कार्रवाई कानूनी उनके खिलाफ हो रही है? कुछ नहीं हो रही है। कोई भी जेल में नहीं है, कोई जेल में गया है तो उनके जो है ना खिलाफ केस वापस हो गए हैं, वो जमानत पर बैठे हुए हैं। और इसी तरीके से यही एनपीएज नहीं है, अब तो एनपीएज और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आए दिन आपको देखने को मिलता है कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन की कंपनी है या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी बिजनेसेस हैं, वो सभी अपने प्रोजेक्ट से ज़्यादा पैसा लेके बैठ जाते हैं और फिर उसको दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको साइफन करते हैं, मनी को अपने फैमिली असेट्स में रखते हैं, अपनी पर्सनल गारंटी। एटलीस्ट चलो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि क्रेडिटर्स जो है ना वो पर्सनल गारंटी से पैसे को वापस ले सकते हैं, लेकिन जो फैमिली असेट्स हैं उनसे भी पैसा आने की, और वो तभी हो सकता है कि चाहे वो सरफसाई एक्ट के थ्रू हो, डीआरटी के या आईबीसी। ये बहुत ही एक फास्ट प्रोसेस होना चाहिए, और इसमें अपील के साथ चाहे वो एनसीएलटी से एनसीएलटी में कहीं पे भी हो, ये 1 साल के अंदर ही निर्धारित हो जाना चाहिए। रिकवरी मस्ट है। और जितने इसमें कल्प्रिट्स इन्वॉल्व हैं, जिनकी कनाइवेंस है, क्यों ये लोन सैंक्शन हुए थे, क्यों एनपीए में हुए, क्या वो हैं, बहुत ही इनके इन्वेस्टिगेशन फास्ट होने चाहिए 1 साल के अंदर ही। और फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्यों नहीं हम फास्ट ट्रैक कोर्ट कर सकते? तो डबल शिफ्ट में हम कोर्ट चला सकते हैं, नाइट में चला सकते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट जजेस को किया जा सकता है, एक्स्ट्रा जजेस को उसमें जो है ना ओपन हियरिंग हो सकती है जनता के सामने। हम डिस्कशन भी नहीं करते। एनपीए के बारे में एक वाइट पेपर पत्र जारी होना चाहिए, और ये डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, बताना चाहिए और आके चैनल पे कि किस तरीके से इसमें। तो ये युवाओं का बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इसमें जो टैक्स पेयर है, जो ईमानदार टैक्स पेयर है, जो मिडिल इनकम ग्रुप का टैक्स पेयर है,
वो उसका बहुत बड़ा कंसर्न है कि इतनी बड़ी अमाउंट इस तरीके से चली गई है, इसका क्या होगा। एनपीएस के बाद में आता है मुद्दा करप्शन का। करप्शन, ये जो मैंने दो मुद्दे पहले डिस्कशन किए हैं कि विदाउट एड्रेसिंग इनइक्वलिटी, विदाउट एड्रेसिंग एनपीएस, एंड नाउ कमिंग टू करप्शन, यदि हम करप्शन को एड्रेस नहीं करेंगे, मैं ये मानता हूँ कि पिछले 7 वर्षों में कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, कोई भी बड़ा करप्शन का केस नहीं है, ये नहीं है, लेकिन करप्शन हमारी सोसाइटी में, हमारी गवर्नमेंट जो है ना डिफरेंट सर्विसेज डीलिंग्स में अभी भी एग्जिस्ट करता है। काफ़ी लोग करप्ट हैं, और जो करप्ट पहले रहे हैं जिन्होंने इकोनॉमी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक फ्रॉड एनपीए से अलग जो भारतवर्ष में हुए हैं, वो पिछले वर्ष में ही करीब 1,47,000 करोड़ के आसपास हुए हैं। तो उन करप्शन के केसेस फिर वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, फिर जमानत, फिर इस तरीके से। आपको पता है कि जो हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे या होम मिनिस्टर थे पहली गवर्नमेंट में, उनके खिलाफ कितने केस हैं, वो जमानत और फ़ायदा जो है ना कोर्ट के प्रोसीजर्स का उठाते रहे। यदि हम नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे करप्शन में, इनको प्रायोरिटी पे नहीं डिस्कशन करेंगे, यदि पॉलिटिकल लोग जो इन्वॉल्व हैं जो उनके साथ और लोग इन्वॉल्व हैं, उनको हम फिर कुछ नहीं कर सकते। तो युवा आज का बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही पैनी निगाहों से इन सब चीज़ों को देख रहा है कि करप्शन में मुझे याद है एक तरीके से जब मैं पढ़ता हूँ कि सिंगापुर इसी तरीके से आज जो है ना इतना विकासशील नहीं बना। वहाँ पर जो है ना डिसीजन लिए गए कि करप्ट को जेल में डाला गया, और जब जेल में डाला गया तो ऑटोमेटिकली करप्शन जो है ना दूर होता गया। आज क्या है कि एनपीए में लोन सैंक्शन हुआ, लोन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, सीएज इन्वॉल्व हैं, कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, लॉ फर्म्स इन्वॉल्व है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आरबीआई का इन्वॉल्व है, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है, या वो केस जल्दी से रिजोल्व नहीं हो रहे हैं। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो युवा चाहता है कि वो बहुत ही फर्मली जो है ना वो रिजॉल्व होने चाहिए, और वो जानना चाहते हैं कि इसमें आप क्या कदम उठाएंगे। आपके बहुत ही सक्षम उसमें स्टेप हुए हैं, काफ़ी काम हुआ है इस तरफ, वो उसको नहीं नकारते, लेकिन वो चाहते हैं कि और सख्ती से आप इसकी तरफ किस तरीके से अपने कदम बढ़ाएंगे। चौथा मुद्दा है जो युवा के बहुत ही नज़दीक और एकदम उनके मुंह पर आता है। युवा आज का कहता है कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इंडिया में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में हमने एग्जाम्पल शो कर दी है कि हमारे गांव तक का आदमी जो है ना वो मोबाइल को हैंडल कर सकता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग में, पॉलिटिकल डोनेशंस में अभी भी या तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं या और तरीके से जिनके नाम सामने नहीं आते। आई थिंक ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। और वो पूछते हैं यदि मैं डिजिटल पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं डोनेशन भी डिजिटल पेमेंट से ही करूँगा। पार्टीज जो है ना वो डिजिटल डोनेशन ही क्यों नहीं लेती। तो इस तरफ भी वो आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। ये मैं रिसर्च के बाद और युवाओं से इंटरेक्शन करने के बाद में इन बातों को रख रहा हूँ आपके समक्ष। इसके बाद में आता है उनका बहुत बड़ा इशू है, जैसे आजकल वो देख रहे हैं कि एक तरफ युवा ओलंपिक में नई हिस्ट्री रच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे एमपी जो एक इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में हमारे लिए कानून, हमारी बातों का जो है ना वहाँ पे डिस्कशन, जो हम भारत प्रॉब्लम फेस कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स में, उनको सॉल्व करें। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल थे, चाहे वो एक्स सर्विसमैन के बारे में था या स्मॉल प्रोटेक्टर्स को, या और जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बिल थे, उनको पास नहीं होने दिया। और मुझे मीडिया से ही पता चल रहा है कि पिछले 22-21 दिन में 200 करोड़ रुपए का जो लॉस हुआ है। इसमें युवा बहुत ही कंसर्न है कि हम इतने अनएजुकेटेड लोग, इतने अनप्रोफेशनल लोग, और उनको इतना हैफ्टी हम जो है ना सैलरी देते हैं। कोई लोग तो 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ लेते हैं, 1-1 हज़ार करोड़ के बैंगलों में वो रह रहे हैं, फ्री ट्रेन के टिकट्स हैं उनके लाइफ टाइम के लिए, फ्री जो है ना उनके इतने एयर टिकट्स हैं। इन सब चीज़ों को क्यों ना रोक दिया जाए। लेकिन उनका कहना यह है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको क्यों टिकट देती है, ऐसे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको क्यों टिकट देती है।
अभी भी एक फैमिली वाद जो चला आ रहा है कि एक आदमी एमपी बन गया, वो एमपी बनता चला आ रहा है, लेकिन उनका कंसर्न है कि क्रिमिनल्स को क्यों टिकट दिया जाए। जो क्रिमिनल्स के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूछा हुआ है, ऐसे क्यों क्रिमिनल्स। वो बहुत ही आहत है कि 46% तक जो है ना हमारे एमपी और 35 to 40% एमएलए डिफरेंट विधानसभाओं में अभी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के आ रहे हैं। ये कितना गलत है कि अशिक्षित और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग यदि पॉलिटिक्स में आएंगे तो क्या मेरा देश आत्मनिर्भर बन सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि इन लोगों के कार्यकलाप यही रहेंगे। इनका कोई मार्गदर्शन जो है ना वो देश के लिए नहीं है। अभी हमने देखा है कि पार्लियामेंट में एक बिल्कुल प्रीमेडिटेड प्लान के तहत, एक सोची समझी एक प्लान के तहत उन्होंने इस तरीके से वॉकआउट किया है। कितने अशिक्षित लोगों से भी नीचे गिरकर शर्मनाक पूरी पार्लियामेंट को और भारतवर्ष को किया है। किस तरीके से पेपर पार्लियामेंट में फाड़े हैं। तो एक युवा देख रहा है कि एक तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, एक तरफ हम युवा शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो आज हाथ से काम करने वाले युवाओं की है। भारतवर्ष एक युवा देश है और ये डिविडेंड जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास में करीब 3 से 4 डिकेड तक रहना है। तो अभी तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में, तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो मैंने अभी गिनवाया। उसके बाद में आता है युवा कंसर्न होता है कि कितने लोग इनोसेंट जेलों में सड़ रहे हैं, कितने केस पेंडिंग है। क्या हम ऐसा रिजोल्व नहीं कर सकते किसी भी तरीके से एक सिस्टम लाकर जुडिशियल हम रिफॉर्म करें? मुझे पूरी उम्मीद है अब हमारे एक युवा मंत्री किरण रिजिजू जी, जिन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बहुत अच्छा करा, तो शायद ये जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत ही जल्दी ध्यान देंगे और करेंगे। लेकिन ज़रूरत है आज किस तरीके से हम पेंडिंग केसेस को ख़त्म कर सकते हैं जिससे कोर्ट में पेंडिंग केस ना रहें। एटलीस्ट 2024 के इलेक्शन से पहले, इलेक्शन में जाने से पहले ही ये मुद्दा रिजोल्व हो जाना चाहिए। और जब हम जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं तो ये भी एक परिप्रेक्ष्य जो है ना युवा चाहता है कि जुडिशियल रिफॉर्म के साथ पुलिस रिफॉर्म्स जुड़ी हुई हैं। हमारे देश में आज भी पुलिस की जो है एक तरीके से वो छवि नहीं इम्प्रूव हुई है, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये बहुत सोचना है। तो इस तरफ से जो है ना गवर्नमेंट का कैंडिडेट स्टैंड क्या होगा, किस तरीके से वो, और उनका ये भी कहना है कि एक तरफ जो अशिक्षित पॉलिटिशियन है जब वो मिनिस्टर बनता है, एक जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का जो है वो जब मिनिस्टर बनता है या पावर में रहता है, उसके साथ में पुलिस के लोग जो है ना वो उसका प्रोटेक्शन करते हैं। करीब 47 से 48 हज़ार लोग आज वीआईपी के प्रोटेक्शन में लगे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि पुलिस की इसमें किससे कम से कम हम करके किस तरीके से जो है ना हम कम कर सकते हैं, इस खर्चे को कम कर सकते हैं। और जो पुलिस पर्सनल इसमें लगे हुए हैं करीब 14,000 साढ़े 14,000 वीआईपी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बहुत ही गलत है। और इससे युवा बहुत ही आहत होता है जब वो देखते हैं कि एक लोकल एमएलए उसके साथ में 5 सिक्योरिटी गार्ड से गन लेकर उसके पीछे 2-3 कारें चलती हैं। तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या भारतवर्ष आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है? ये मुद्दे बहुत ही गहन हैं और ये युवाओं पर। चौथा उनका कहना है, बहुत ही स्टडी करने के बाद में ये बात आई है और बड़े गुड डिस्कशन इस पे बात हुई। उनका कहना है कि भारतवर्ष आज स्टार्टअप में दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन अभी भी स्टार्टअप को शुरू करने में जो लोग आ रहे हैं वही लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लायक हैं। ये उन्हीं से स्पॉन्सर्ड हैं सभी के सभी लोग जिनके पास में काफ़ी पैसा है। इसको आप एनालाइज करके आप दिखवा सकते हैं कि कोई भी गरीब घर का, कोई भी मिडिल इनकम ग्रुप का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो नए स्टार्टअप से आ रहा हो, क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है। और जो जिनके पास में माइंड है, जो इस तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी फंडिंग
किन्हीं लोगों ने करी है जिनके पास में पैसा है, जो इस तरीका को इन्वेस्टमेंट अक्रॉस बोर्ड करते रहते हैं। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ इंडिया के ही शेयर मार्केट में नहीं, बाहर के शेयर मार्केट में भी करते हैं। तो सारे स्टार्टर इकोसिस्टम जो हमारा बन रहा है, जो नई नई इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, उसमें छोटी छोटी एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़कर यदि आप देखेंगे जो नेशनल लेवल पे जो एक तरीके से जो बड़ी कंपनी बनी है, उनमें आप पाएंगे कि वो ही लोग हैं जिनके पास में पैसे की एक बैकग्राउंड है, जिसमें पैसे की क्षमता है। तो इसको भी देखने में युवा चाहता है ये हो। युवा का ये भी कंसर्न है कि हमारा देश जब आत्मनिर्भर देश की तरफ बढ़ रहा है, तो क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। इसको मैं बस एक ही शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही जल्दी आना चाहिए। उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये भी आसाम ने कर दिया है, यूपी गवर्नमेंट करने जा रही है, लेकिन क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट करे कि एक हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज चाहे कितने भी बढ़ते जाएं, हमारी एक पॉपुलेशन के लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनका एलोकेशन ठीक से कर सकें और सभी का एक स्तर हम इम्प्रूव कर सकें। नहीं तो हम एजुकेशन में और हेल्थ में और पर कैपिटा इनकम में, जैसे मैंने अभी अपनी पोजीशन जो दी है भारतवर्ष की, वो शायद उससे इम्प्रूव नहीं करेगी यदि हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ज़रूरत है आज की बहुत ही जल्दी। अब इसके साथ साथ और भी काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो युवा चाहता है कि उनको एड्रेस किया जाए। जैसे था, मुझे पता है कि एजुकेशन में अभी NEP 2020 बहुत ही सक्षम जो है वो प्लान आई है, पॉलिसी आई है हमारी एजुकेशन, वो डेफिनेटली इसको आगे ले जाएगी। हेल्थ में भी हम काफ़ी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो भी आगे ले जाएगी। तीसरा, युवा का कहना है कि ये जो आपने एक जो स्टैंड लिया है कि खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था और इससे काफ़ी युवा जो है ना वो उत्साहित होंगे। युवा को ये भी ज्ञान है कि 2011 के परिप्रेक्ष्य में जो आज एलोकेशन है वो करीब 3000 करोड़ के आसपास है, लेकिन युवा चाहता है कि अब भारतवर्ष सिर्फ एक क्रिकेट स्पॉन्सर्ड नेशन ही ना रह जाए, सिर्फ वन स्पोर्ट नेशन ही ना रह जाए। हमारे सभी स्पोर्ट्स, आज सभी स्पोर्ट्स में जिस तरीके से हमने पार्टिसिपेशन किया, बिगेस्ट कंटिनेंट ले जाकर ओलंपिक में, अब भारतवर्ष का युवा उसी तरफ उठ रहा है। तो युवा चाहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स पे जो एलोकेशन हो वो 3000 करोड़ से बढ़ के कम से कम 6-7 हज़ार करोड़ होना चाहिए। सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो एक ह्यूज गैप है, जो कंपनसेशन और जो गवर्नमेंट से सहायता BCCI जो क्रिकेट के प्लेयर्स को देती है जो A लेवल पे है, वो करीब 7 करोड़ के आसपास है, और जो IPL और दूसरी फ्रेंचाइज से कमाते हैं वो 15 से 20 करोड़ उनकी इनकम है साल की। लेकिन हमारा जो A क्लास का प्लेयर है दूसरी जगह, उसको मुश्किल से 1 लाख रुपए पर मंथ के करीब मिलता है। अभी जो जिन्होंने मेडल जीते हैं ओलंपिक में, BCCI के जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो उनको गोल्ड मेडल को 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, 50 से 60 लाख रुपए वो सिल्वर मेडल को दे रहे हैं, 50 लाख रुपए जो है ना ब्रॉन्ज मेडल को दे रहे हैं। ये BCCI क्यों दे रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकती है, और ये एक बार जो है ना धनराशि तो स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। ये धनराशि नहीं, एक पॉलिसी आनी चाहिए कि जिसके तहत इनको सभी सुविधाएं और आगे बढ़ने का मौका मिले, और क्रिकेट की तरह से जैसे क्रिकेट को प्रोत्साहन मिलता है उसी के बराबर प्रोत्साहन सभी स्पोर्ट्स को मिले। तो ये भी एक मुद्दा जो है वो भारत के युवाओं का आपके लिए है। तो ये मैं सोचता हूँ ये गहन मुद्दे हैं जिन पर काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आप 15 अगस्त के जो नेशनल एड्रेस आप करेंगे उसमें यदि आप इनको सम्मिलित करें और इस पर आप अपने विचार प्रकट करें, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आगे पॉलिसी स्टैंड इस तरफ क्या होगा उसको थोड़ा सा और विस्तार से आप समझा सकें, तो मेरे ख्याल से युवा के अंदर और एक कॉन्फिडेंस आएगा।
आपने युवा को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया जब अभी जो एक कैबिनेट का एक्सपेंशन किया था और कैबिनेट में जो पोर्टफोलियो चेंज किए थे, जिसमें महिलाओं का और युवाओं का जो है ना आपने संचार किया और किस तरीके से उनको जो है ना काबिल आदमियों को, पढ़े लिखे लोगों को किस तरीके से मिनिस्ट्री में शामिल किया है। तो यही चीज़ें हैं अब जो बहुत ही कैंडिड तरीके से भारत को एक आत्मनिर्भर नेशन बनाने के लिए, और यदि हम भारतवर्ष को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-25 में देखना चाहते हैं जैसा मैंने बताया, और ये 20 ट्रिलियन इकोनॉमी 2035 तक, और मेरा ये भी विश्वास है कि यदि इन सब मुद्दे जो अभी मैंने युवाओं के जो मुद्दे युवाओं ने जो मेरे पास में लेकर आए हैं, या उनके डिस्कशन से या रिसर्च से या उनसे बात करने में जो मुझे प्राप्त हुए हैं, जो मैं आपके समक्ष बहुत अनुरोध के साथ में रख रहा हूँ, उसमें मेरा भी कुछ मार्गदर्शन है, लेकिन ज़्यादातर जो ये मुद्दे हैं वो युवाओं से आए हैं और मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। और मेरा मानना ये है बड़े स्ट्रांगली, यदि इन मुद्दों को जल्दी से निपटा लिया गया, 2024 से पहले पहले इन सभी मुद्दों को एड्रेस कर लिया गया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतवर्ष सिर्फ 20 ट्रिलियन इकोनॉमी 2035-40 तक नहीं, बल्कि करीब 2045 से 2050 तक नंबर 1 इकोनॉमी भी बन सकता है। धन्यवाद।